दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य समारोह हुआ। बहुत तामझाम के साथ में हुआ और समारोह में इस ढंग से प्रभाव पैदा किया गया उस समारोह का कि सारा एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सारे देश में लोग उसकी ज्वार से आप्लावित हो उठे। और देश में क्या, भिन्न विदेशों में रहने वाले हिंदू समुदाय में भी हिलोरें देखी गई, आस्था की जबरदस्त हिलोरें देखी गई। वहां में भी बहुत तमाम आयोजन हुए जहां जबरदस्त भक्तिभाव प्रदर्शित किया गया। अब ये था कि सरकारी पक्ष ने ये एक बड़ा काम कर डाला है और इसके बाद में अब सरकारी पक्ष कुछ दिन सुस्ता है। विपक्ष इसका मूल्यांकन करेगा तब तक, क्योंकि विपक्ष तो इस इतने बड़े आयोजन के बाद में और जिससे निश्चित रूप से एक राजनीतिक लहर बनी है सरकारी दल की, तो उसके बाद में एक हतप्रभ जैसी स्थिति में था। ऊपर से वो चाहे कुछ कहें, लेकिन उनके जो विरोध के स्वर थे वो एक तरह से बहुत मंद पड़ गए थे। और ये था कि अब इसकी काट के बारे में सोचने की उधेड़ उनमें विपक्ष व्यस्त हो गया था और किंकर्तव्य मूर्ता की फिलहाल स्थिति विपक्ष के सामने बन गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी पक्ष ने सुस्ताने का काम नहीं किया, उसने विश्राम नहीं लिया, उसने कोई विपक्ष को मौका देने की जरूरत नहीं समझी और अगले दिन ही उसने बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक के रूप में बिहार के दिवंगत मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक जो है वो कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई। ये मरणोपरांत भारत रत्न देने का सिलसिला पहले तो उन्होंने शुरू किया था, बीपी सिंह ने शुरू किया जब बाबा साहब अम्बेडकर को उनके द्वारा भारत रत्न घोषित किया गया था। और उसके बाद में फिर जो है उन्होंने चंद्रशेखर जब आए तो चंद्रशेखर ने सरदार पटेल को घोषित किया। अपनी दोनों लोगों की अलग अलग ढंग से जरूरतें थी। चंद्रशेखर को उस समय पे जो एक तरह से जो समाज का जो परंपरागत जो वर्चस्ववादी तबका है जो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बीपी सिंह सरकार के फैसले से बहुत चिंतित हो गया था और बड़े आक्रोश में आ गया था। तो उसको एक मलहम लगाने का काम करना था, उसको ये एहसास कराना था कि नहीं, आखिर बाजी फिर आप लोगों के हम लोगों के हाथ में आ गई है। तो वो जो तबका है परंपरागत रूप से जिससे वर्चस्व हुआ है, वो राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता जैसे नारों से भी जब तक कि राष्ट्र के मायने उसके लिए बना रहे कि उसकी वर्चस्व की व्यवस्था जब तक जो है जब तक उस मन कायम रहे और मतलब एक यथास्थितिवादी जो है वो यथास्थितिवाद मजबूत होता रहे, तो वो तब तक वो उससे ज्यादा बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। और राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता के जो आह्वान है उसको बहुत ही सम्मोहित करते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं। तो इसलिए इस जरूरत को देखते हुए उसको लुभाने वाली बात थी। उसमें मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने से बड़ा असंतोष था और उसी वर्ग के लड़के आत्मदाह कर रहे थे और उसके बाद में मीडिया में भी उसी वर्ग का बोलबाला था, तो मीडिया उसको इस ढंग से प्रचारित कर रहा था उन आत्महत्याओं को कि बीपी सिंह की सरकार बहुत बड़े खलनायक की कोठी में जाके बैठ गई थी। तो अब ये था कि उसको उसके अनुकूल काम करने की परिस्थिति चंद्रशेखर सरकार के सामने थी। तो उन्होंने इसको एक और जो है सांत्वना पुरस्कार के तौर पर और सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। तो कोई बड़ी मांग नहीं हो रही थी इसके लिए। अब जो है इसके बाद में इसी तरह से कर्पूरी ठाकुर की भी फिलहाल कोई बड़ी पुरजोर मांग नहीं हो रही थी, औपचारिकता का निर्वाह हो रहा था। नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिख दी थी, राजद भी मांग उठा रहा था, लेकिन कोई बड़ी बहुत ज्यादा मांग नहीं हो रही। लेकिन इस बीच में जातिगत जनगणना की
मुद्दे को जिस ढंग से हवा दी विपक्ष ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शरीक हो गई, जो पहले जो अपने वो उस काल में जो उसका कालखंड रहा है, उस काल में तो उसने सत्ता में भागीदारी, हिस्सेदारी देने का पिछड़ों को की मांग को, उस तकाजे को पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जो उसका नया नेतृत्व है, वो अपने पिछले नेतृत्व की गलतियां समझ रहा है, तो वो उस पर माफी मांग रहे थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी भी बहुत ही जिहादी अंदाज में और जातिगत जनगणना की और जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतने हिस्सेदारी की बात उन्होंने उठानी शुरू कर दी थी। और ये लग रहा था कि ये मुद्दा कहीं पर अगर काम कर गया, अगर असर दिखा गया, तो भारतीय जनता पार्टी को इससे एक बड़ी क्षति होगी और विपक्ष को एक बड़ा बल मिलेगा। वो भले ही सत्ता से ना हटा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो की शक्ति को कमजोर करने का काम तो विपक्ष कर ही देगा। और ये माना जा रहा था कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत हुई, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो पिछड़ों के लिए, जो पिछड़ों के को ये एहसास कराने की कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी एक मूल रूप से बड़े व्यवस्थावादी पार्टी है और इसलिए पिछड़ों को उससे सचेत रहना चाहिए, और जो है वो एक अपना उसका अद्भुत लक्ष्य फिर वैसे बड़े व्यवस्थावादी शासन को कायम करना है, जिसमें पिछड़े हाशिए पर चले जाएंगे। तो ये इस ढंग का एक खतरा प्रचारित किया जा रहा था, और ये खतरे से सरकारी पक्ष के लिए आशंकाएं जन्म ले रही थी। सरकारी पक्ष ने अचानक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन बिना कोई मौका दिए विपक्ष अभी उधेड़बुन में लगा ही हुआ था कि एक और ये एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया, ये कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का। कर्पूरी जी जिस वर्ग में आते हैं, वो जिस जाति से आते थे, वो जाति अनुसूचित जातियों की तरह से तिरस्कृत रही। वो कोई पिछड़े में भी कई तरह के विभाजन है। एक कुलक जातियों के का है जिसके पास बहुत अच्छी खेती है, जमींदारी है और संपन्नता भी पर्याप्त है, और सत्ता की जो लड़ाई है वो सत्ता की लड़ाई जो छेड़ने का मुख्य काम सवर्ण नेतृत्व के खिलाफ उसी ने शुरू किया है। और वो जो है वो काफी इस हद तक समर्थ हो गई कि उसको सवर्णों को उसको समायोजित करने के लिए सोचना पड़ा है। लेकिन अभी जो इस ढंग की जातियां थी, जैसे वो जिसमें नई बिरादरी आती है उनकी, तो वो एक अनुसूचित जाति की तरह एक गरिमाहीन जीवन जीने के लिए अभिशप्त रही है। उसके पास में कोई खेती बाड़ी के भी साधन नहीं थे और उसको वैसी तिरस्कृत पेशा करती, जिस पेशे को बड़ा तिरस्कृत समझा जाता है, उसमें वो संलग्न रहा था। तो कई बार मांग भी हुई कि नाइयों को, कई जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने की, वहीं पिछड़े वर्ग की इसी तरीके की जो उपेक्षित जातियां थी, तो उसमें नाई जाति भी प्रमुखता से शामिल थी। नाई जाति को भी अनुसूचित जाति में डालने की मांग हुई और कोशिश भी की गई इस बात की। ये बात दूसरी है कि तमाम तकनीकी कारणों से उसमें एक सफलता नहीं मिल पाई, और ये भी देखा गया कि जो प्रतिशत है वो यही जो अधिक तिरस्कृत है पिछड़ों में, उन्हीं जातियों का पिछड़ों में ज्यादा प्रतिशत है। तो पिछड़ों में वो ज्यादा प्रतिशत है, तो वो जो है उन पर, और वो ये हुआ कि अगर पिछड़े वर्ग के नाम पर पिछड़े वर्ग के नेता पिछड़े वर्ग की कुलक जातियों के नेताओं को अगर सत्ता मिली, तो उन्होंने भी वो जो अति पिछड़ी जातियों के साथ न्याय नहीं किया। तो इसलिए कहा गया था कि इसका विभाजन कर दिया जाए, अति पिछड़े का और पिछड़ों का। तो अब जो है राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने तो उन्होंने आयोग गठित किया था, लेकिन तब ये माना गया था कि राजनाथ सिंह की मंशा नहीं, सदाशय नहीं था अति पिछड़ों को, जो उन्होंने अभिनय किया था अति पिछड़ों को पिछड़ों में से ज्यादा हिस्सा देने का आरक्षण में, ताकि उनके साथ में अन्याय ना हो। ये माना गया था कि ये अभिनय एक कपटाचार था और उनकी मंशा केवल पिछड़ा और पिछड़ों को
लड़ाके और अपना उल्लू सीधा करने की थी। वो चाहते थे कि इस बहाने जब ताकतवर पिछड़ी जातियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, तो ये जो अधिक पिछड़ी जातियां हैं, जो कमजोर पिछड़ी जातियां, उनका समर्थन हम मिल जाए। कर्पूरी जी को इस बात का श्रेय, वो तो थे ही इस बात के, लेकिन वो समूचे पिछड़े वर्ग के हिस्सा वर्ग को मसीहा मानता है। नीतीश कुमार को कुर्मी बिरादरी के वो भी अपना गुरु मानते। लालू प्रसाद यादव जी को भी उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। तो ये एक था कि उन्होंने, चूंकि वो समाजवादी उनकी पृष्ठभूमि थी, डॉक्टर लोहिया तो नारे ही लगाते रहे थे कि पिछड़ों में वादी गांठ 100 में पावे 60। तो लोहिया जी का आंदोलन तो पिछड़े वर्ग को सत्ता में उचित भागीदारी दिलाने के लिए समर्पित था ही। तो वो उस आंदोलन से जुड़े थे, तो एक वो पिछड़ों की रहनुमाई का, उनको समूचे पिछड़े वर्ग की रहनुमाई का उनको अवसर मिला था। दूसरी बात, वो सरकारी नौकरियों में पिछड़ों को जो आरक्षण देने का काम भी उन्होंने सबसे पहले किया था। तो उनको जो है, उनको जो नवाजा है, वो सोच समझ के बहुत सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी ने उसको नवाजने का काम किया है। उसकी वजह चाहे अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है, वो भी अप्रासंगिक हो जाने का खतरा है। जातिगत जनगणना का मुद्दा अप्रासंगिक होने का खतरा है। और जो ये समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो लोक लाज बचा के, वो चूंकि वो इतना मर्यादाहीन काम नहीं कर सकते जितना उनको ये था कि इनको ये आशंका थी कि अगर राजग के साथ वो बने रहते, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नाता तो लिया, राजग से दोबारा संबंध जोड़ लिया, लेकिन राजग का जो काम करने का तरीका है, कबायली तरीके से शासन चलाने का, वो उनको लगता कि हजम नहीं हो पाया। उनके संस्कार उसके अनुकूल नहीं है। वो परिवारवाद में भी नीतीश कुमार ने कोई विश्वास नहीं रखा। इसलिए अगर अंदर ही अंदर उनका राजग से मोह भंग हो गया हो और वो कांग्रेस से भी अपना पल्ला छुड़ा के और भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिर से जाने की सोच लगे हो, तो एक जग हसाई से बचने के लिए उनको एक आड़ की जरूरत थी। तो ये जो इसने जो सरकारी पक्ष ने जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न घोषित किया, उससे उन्हें एक मिल गया, एक सहारा मिल गया एक उनको, कि वो अपना जग हसाई से बच के और उसमें शामिल हो सके। इसीलिए उन्होंने तपाक से इस कदम का स्वागत कर दिया। हालांकि स्वागत तो मजबूरी है, स्वागत तो लालू प्रसाद यादव को भी करना पड़ा, स्वागत तो कांग्रेस को भी करना पड़ा। तो अब ये स्थिति है। तो एक जो भारतीय जनता पार्टी के जनाधार में जो एक बड़ी एक मजबूत सेंध लगाने का जो विपक्ष कोशिश कर रही थी, अब वो विपक्ष का मुद्दा पीडीए से लगा के और जातिगत जनगणना और सबको हिस्सेदारी का जो जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी, इस ढंग के कामों को अप्रासंगिकता की ओर धकेलने का एक कदम भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सफलतापूर्वक एक उठा दिया है। और ये मानना पड़ेगा कि बड़ा एक कुल मिला के ये है कि उनमें कई उनके बारे में आरोप लगाए जा सकते हैं और आरोपों में उनमें दम भी है। जैसे अदानी को अनुचित लाभ देना, जैसे जो है राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का मोदी सरकार के समय चरम सीमा पे पहुंच जाना, जैसे लोकतंत्र की जो उच्च परंपराओं हैं उनको कुचला जाना, इस ढंग की कई कमियां हैं। लेकिन इसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि मोदी करिश्माई है। वो वक्त के मुताबिक जितनी जल्दी एक बहुत ही एक नया कार्ड चल देते हैं, वो अभी उनके जो समकालीन विपक्ष के नेता, उनमें से किसी का दिमाग उतना नहीं चल पाता। वो कोई जो है उतना तेज तर्रार नहीं है जितना तेज तर्रार मारे, और सब हर कदम हर पासा वो ऐसा फेंकते हैं जो लोगों के दिलों को छू ले। इसीलिए उनकी अपराजेयता जो है वो एक
तरह से जो स्थापित हो चुकी है, इसलिए बहुतों की इच्छा शक्ति जवाब दे गई कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा सकते। नीतीश कुमार भी उनमें से एक है, उनकी इच्छा शक्ति जवाब दे चुकी। उन्हें लगता नहीं है, पहले उन्हें लगता था, अभी 5-6 महीने पहले तक, जब तक ये 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे, खासतौर पर 3 हिंदी राज्यों के, और उनमें उनके जब तक परिणाम सामने नहीं आए थे तब तक तो थोड़ा बंधा हुआ था हौसला, उनका बंधा था नीतीश कुमार का। लेकिन उसके बाद में तो नीतीश कुमार को लग रहा होगा कि एक बात तो वो कह भी चुके थे कि अभी अगर मोदी को तो अभी 20 साल तक कोई नहीं हटा पाएगा। काफी दिन पहले उन्होंने कह दिया था, और भारतीय जनता पार्टी को जिस ढंग से मोदी मजबूती दे रहे, 50 साल तक कोई नहीं हटा पाएगा। तो वो मोदी के अंदर वो करिश्मा है, वो निश्चित रूप से उनके अंदर वो चमत्कार है, और उस चमत्कार के आगे सारा प्रतिपक्ष बौना है। वो नैतिक रूप से बहुत कोई गलत, चाहे जितने गलत हो मोदी, लेकिन वो अब उस बात का कोई औचित्य नहीं रह गया। उनके बारे में कोई नैतिकता के तराजू से उन्हें तोलने की अब तोलने की जरूरत अब लोग नहीं समझते। अब तो समर्थ को नहीं दोष के साईं, मतलब लोग समर्थ की पूजा करने का जो है, जो भाव है, तो वो देश के लोगों में गुलामी तक एक लंबा दौर गुलामी का रहा है, तो उसी के हिसाब से यहाँ लोगों का माइंडसेट बन गया है। तो अब वो जो है उसकी वजह से इन सब चीजों का इस आधार पे वो कोई बहुत ज्यादा वो इसके बावजूद भी नकार रहे हैं बहुत ज्यादा लोग। वो स्थिति नहीं बन सकती। लोग जब जानते हैं, लोगों ने ये मान लिया कि मोदी हर तरीके से समर्थ है, तो उनके 100 गुण माफ, फिर वो समर्थ के ऊपर न्यौछावर हो जाना, ये भारतीय मानस की फितरत, और ये एक साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये कहना है, तो इसलिए एक बार फिर इसको जो है मोदी की इस बात के लिए सराहना करनी पड़ेगी, उनको शाबाशी देनी पड़ेगी कि उन्होंने एक बहुत ही एक अप्रत्याशित जो है एक दाव फेंका है, पासा फेंका है ये, और इसका जो है बहुत मारक असर विपक्ष पे होगा। विपक्ष के सामने सुदबुद खो बैठने की स्थिति पैदा हो गई है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद में, और ये कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के मास्टर स्ट्रोक से। लेकिन क्या बेहतर हो, इसके बावजूद भी ये कहना पड़ेगा कि क्या बेहतर हो कि जब मोदी जी कई मामलों में जो देश की जरूरत थी, ऐसे बेहतर फैसले ले चुके, फैसले करने की वो एक ताकत दिखा चुके हैं। उनके अंदर एक शानदार नेतृत्व क्षमता है, और कुल मिला के जो उन्होंने देश में एक विकास को, लोगों के बीच उमंग को, वो पहले एक धार्मिक तरीके से क्या नाम एक गति दी है, कश्मीर जैसे बड़े मुद्दे को सुलझा दिया है, राम मंदिर जिसके बारे में हिंदू तो प्रफुल्लित है ही, मुसलमानों के मन ने भी अपने आप को मान लिया है, उस नियति को स्वीकार कर लिया, और वो भी जो है उनके अंदर भी अब कोई उसको लेके असंतोष नहीं दिखाई दे रहा। तो राम मंदिर का भी शांतिपूर्ण ढंग से समाधान उन्होंने कर दिखाया, कश्मीर का भी शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करके दिखाया। तो जब इतनी सारी बातें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें ये भरोसा क्यों नहीं होता, इसके बावजूद भी वो ये क्यों नहीं सोचते कि वो कुछ स्वस्थ परंपराएं कायम करें, वो जो है मूल्यों की राजनीति करें। आखिर उसमें उनका क्या हर्ज है, वो बेहतर लोकतांत्रिक बेहतरी के लिए काम करें। वो जिन कामों में वो जिद करते, जब वो उसी बात को वो संसद के बाहर बोलने के लिए तैयार रहते हैं, और संसद के अंदर वो जो है उनको बोलने में परहेज रहता है, जो एक तरह से संसद की अवमानना का एक उदाहरण बनता है। इस ढंग के कई कारण है, केवल वो जिद जिनसे लोकतंत्र अपमानित होता है, लोकतंत्र की साख जैसे गिरती है, और वो सारी की जवाबदेही से अपने आप को परे समझते हैं। तो 10 साल में उन्होंने कोई पत्रकार वार्ता नहीं की, किसी सवाल का सामना नहीं करना चाहते। जो
अपने खिलाफ जो संदेह उपजते हैं, अगर वो साफ सुथरे हैं, तो संदेहों का जवाब तो उनको देना चाहिए। लोकतंत्र में कोई कितनी भी ऊंची कुर्सी पे कोई क्यों ना बैठा हो, वो जो है वो लोगों को लोगों को उसको जवाब देना पड़ता है। लोगों को ये उससे अपेक्षा की जाती है कि वो हर संदेह का निराकरण करे। राम तो तब तो लोकतंत्र भी नहीं था, लेकिन राम एक जवाबदेह राजा की, एक जिम्मेदार राजा के रूप में अपनी जब एक छवि बनाना चाहते थे, तो राम ने केवल लोगों को जवाब देने के लिए, लोगों के सवाल सुन के ही उन्होंने माता सीता जी का परित्याग कर दिया था। तो वो भी सुनते थे कि लोग क्या कह रहे हैं, वो भी उन पर गौर करते थे कि नहीं, एकदम खारिज कर देंगे, हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि सिर्फ इसलिए जवाब नहीं देंगे, हमारे पास जवाब है, बेहतर जवाब है, विपक्ष उस जवाब के बाद मात खा सकता, फिर भी हम जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम सारे जवाबों से परे, हम सारे सवालों से परे, हम किसी जवाबदेही की कसौटी में। ये तो नितांत अधिनायकवादी आचरण है, और ये वो क्यों नहीं छोड़ पा रहे, ये ढिढोने क्यों लगाए हुए हैं अपने तमाम अपने साफ सुथरे जो रिकॉर्ड है, वो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक चमकते रिकॉर्ड में ये ढिढोना लगाने के लिए वो क्यों आतुर रहते हैं, ये ना समझने वाली बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक फिर वही गुजारिश करनी है अंत में विदा लेने के पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया भी जरूर दें। पुनः धन्यवाद।